Corps. Our today's webinar is breast cancer, which is organized by Vita Health Corps. This organization working for the welfare of mankind. Our guest speaker of today's webinar is Dr. Sarma Shahid. As per introduction of Dr. Sarma Shahid is BS Honors in Human Nutrition and Dietetics, MPhil Scholar in HND, experienced in Pete's Dietitian Jinnah Hospital, and practiced from Fatma Memorial Hospital and Children's Hospital, Lahore. Ma'am Sarma, we are happy to have you with us, and inshallah, we will learn a lot from you. Ma'am Sarma, the floor is all yours. Kindly bless us with precious knowledge. वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंट्रोडक्शन तो मेरा इन्होंने दे दिया, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सारमा शाहिद। आई एम रिसेंटली प्रैक्टिस्ड एट जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर and working as a clinical dietitian in a polyclinic and also doing MPhil HND। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am, आ रही है। Okay, so our today's topic is breast cancer। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आप लोग कंपनसेट कर लीजिएगा। अगर मेरी इंटरप्शन हुई आवाज़ में तो भी मुझे बता दीजिएगा। ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद हमें किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो मैं स्लाइड शेयर करती हूँ और फिर हम फर्दर अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो कैंसर क्या है? बेसिकली आपके सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन सम टाइम क्या होता है, जब सेल्स के डीएनए के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, आपकी जीन्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ जो है वो फास्टर होना शुरू हो जाती है। जो नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है उससे फास्टर होना शुरू हो जाती है, उनके साइजेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और जो उनकी डिवीजन है वो स्टॉप नहीं होती। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैंसर। ये कैंसर जो है बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स में पेनिट्रेट करता है, जैसे कि ब्रेस्ट में पेनिट्रेट करता है, कॉलोन में पेनिट्रेट करता है प्रोस्टेट कैंसर के रूप में, ठीक है। लंग्स कैंसर, आपको पता है डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट कैंसर होते हैं, लेकिन इनकी मेन वजूहत जो होती है वो यही होती है कि आपके जब जीन्स के अंदर डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। हर जीन का एक स्पेसिफिक कोड होता है, जैसे कि आप लोगों ने जेनेटिक्स के टॉपिक में पढ़ा होगा। इस तरह जब वो कोड जो है वो उन्हें नहीं प्रॉपर तौर पे मिलते और वो डिफरेंसेस आ जाते हैं उन कोड्स के अंदर, तो क्या होता है कि आपको जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब आपकी ब्रेस्ट रीजन के अंदर सेल्स की ग्रोथ एबनॉर्मल होती है, अनकंडीशनल होती है, और उनके अंदर मेलिग्नेंसी आना शुरू हो जाती है, मेलिग्नेंट हो जाती है कंडीशन, और फिर क्या होता है कि वो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिवीजन जो है उसको हम कहते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर होना शुरू हो गया। अब इसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रीजन ये है, बॉडी का जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वुमेन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब इसकी अमाउंट हमारी नेचुरल लेवल से बहुत ज्यादा हो जाती है। एक होता है नॉर्मल लेवल जो कि वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि कुछ अननेसेसरी कंडीशंस की वजह से या बॉडी के अंदर चेंजेस की वजह से इसकी क्या होती है, हाई लेवल होना शुरू हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का हाई लेवल होता है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, खासतौर पे 30+ एज के अंदर जब ये ज्यादा होता है, नॉर्मल नहीं लेकिन 30 के बाद ये ज्यादा होता है, या कुछ लोगों की शादी लेट होती है और फिर 30 के बाद उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, 35 के बाद उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, या फिर प्रेगनेंसी लेट होती है, या उनका मीनोपॉजल लेट होता है। तो इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं या बॉडी होती है उनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या फिर आपकी जो डाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर आपके पास फाइबर नहीं है। जब आप फाइबर नहीं लेते या फिर उसके अलावा जितने भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपको इस कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो औरतें जिनके बेबीज होती हैं लेकिन वो बेबीज को फीड नहीं कराती, ठीक है, बेबी को फीड ना कराने की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने की वजह से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या फिर जो अल्कोहलिक वुमेन्स होती हैं, अल्कोहल ज्यादा ड्रिंक करती हैं, उनके अंदर भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी जेनेटिक फैक्टर की तरफ जाएं, जेनेटिक फैक्टर बॉडी के अंदर दो जीन्स होती हैं, BRCA1 जीन्स एंड BRCA2 जीन्स। तो जो ब्रेस्ट कैंसर को लीड करती हैं ये दोनों
जीन्स जो है वो लीड करती है। जैसे ही इनके कॉडॉन, क्योंकि वो तो एक सेपरेट टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है, तो हम उसे वेबिनार में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन पर यो हो ना कि वो जो बैरिका 1 एंड बैरिका 2 जीन्स होती हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स लगे होते हैं। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है कि उनमें से जो शफ्टिंग होती है अमीनो एसिड्स की, वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ही वो शफ्टिंग चेंज होती है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट से क्या होता है कि आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली जब आपका एस्ट्रोजन लेवल भी ज्यादा होता है, आपकी जीन्स पे भी म्यूटेशन होती है, तो फिर वुमेन्स को ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर की तरफ आ जाते हैं कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपके बेबी नहीं है लेकिन आप मैरिड हो, बट आफ्टर 30 आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर भी आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट के जो आपका मीनोपॉजल है वो लेट स्टार्ट हुआ है, लाइक आपको लेट स्टेज में आपको मीनोपॉज आ रहे हैं, तो उससे भी आपकी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या फिर वुमेन अगर उन्हें एक दफा ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो इट्स फॉर श्योर कि उन्हें नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है लाइफ के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक दफा हो गया तो उसके बाद कभी भी नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर कभी भी हो सकता है। ब्रेस्ट फीड ना कराने की वजह से होता है, या फिर जो लोग पिल्स ज्यादा लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जब ज्यादा यूज की जाती हैं, तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी कैंसर की सूरत में सामने आते हैं। ओवेरियन कैंसर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल की बात कर ली। अब लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज किस तरह से मैटर करता है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी, ठीक है, आप डेफिनेट सी बात है एट सम एज आप ओवरवेट हो जाएंगी। ओवरवेट से आपको ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी के बाद क्या होता है कि बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी जो हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, या अपनी पहले वाली इंटेंसिटी से कम करते हैं। जब वो कम काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो वो वेट होने की वजह से आपको कैंसर के चांसेस ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फैट आप बॉडी के अंदर जब ज्यादा होगी, तो आप बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात कर सकते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस पर्सन को या हमें कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो एक होता है लम्प, ठीक है, अब कोई भी न्यू लम्प आ रहा है, वो ब्रेस्ट के अंदर भी फील हो सकता है आपको, मतलब कोई गिल्टी टाइप, कोई अनयूजुअल थिंग कहते हैं इसे, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अनयूजुअल सी थिंग, ठीक है, कोई मैस है बॉडी का, या फिर आपकी स्किन है कोएगुलेट हुई हुई है, ये ब्रेस्ट के अंदर भी आपको फील हो सकती है, या जो फिर आपका अंडर आर्म एरिया है उसमें भी आपको फील हो सकती है। फिर उसके बाद के जो ब्रेस्ट रीजन है उसमें थिकनिंग आना शुरू हो गया, या स्वेलिंग आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका ब्रेस्ट पोर्शन है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है। अब हमें इस चीज़ से क्यों नहीं पता चलता, या हमारे एरिया में अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि लोग इस चीज़ को डिस्कस करना एक शर्म महसूस करते हैं। बच्चियां अपने घरों में बात नहीं कर पाती, ठीक है, जो इतनी पढ़ी लिखी फैमिलीज नहीं होती उनके अंदर ये मसला इससे ज्यादा होता है कि अगर उन्हें किसी भी स्टेज पे थोड़ी बहुत सिम्टम्स मालूम होती हैं, ठीक है, हर बंदे को पता चल जाता है मेरी बॉडी के साथ क्या अनयूजुअल चल रहा है, लेकिन वो किसी के साथ कह नहीं पाती, और ना कहने की वजह से होता है कि जब आप किसी भी बीमारी को अर्ली सिम्टम में उसे कैच कर सकते हो, तो वो आपको एक्सीड करती है, और जब वो एट द एंड स्टेज कैंसर बन जाती है, तब हम उसे लेके चलते हैं किसी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, उसे चेक कराने के लिए। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा जो है वो सिम्टम है, कि इस वजह से ऐसा होता है कि जब आप चेक ही नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं, किसी के पास नहीं जाओगे, तो किस तरह से उसे ट्रीट होगा। फिर मैस, आपके ब्रेस्ट रीजन के अंदर हार्ड मैस, इसे गिल्टियां वगैरह भी कहा जाता है, और नॉर्मल कंप्लेन भी करते हैं आके लोग, लड़कियां भी खास तौर पे जिनके न्यू पीरियड स्टार्ट हुए होते हैं, कि हमें इस तरह से फील होता है। तो ये भी एक सिम्टम है कि जो आपको लेके चलता है ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। उसके अलावा आपका जो निपल रीजन है उसका डार्क हो जाना, रेड हो जाना, ठीक है, या फिर इरिटेशन वगैरह, आपको निपल डिस्चार्ज भी हो सकता है। स्वेट केसेस में ऐसा होता है कि आपको डिस्चार्ज होना शुरू है, वो वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, और साइज में चेंजेस वगैरह आना। अब हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं कि इसको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप इज नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी में क्या होता है कि आप फिलर लेते हो आपके ब्रेस्ट रीजन का, फिर उसके सैंपलिंग की जाती है, टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जब उनकी एक्साइज स्टडी की जाती है, तो उससे आपको फिर पता चलता है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर
कितनी स्टेज पे पहुंच चुका है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा फर्दर। देन सेकंड स्टेप इज मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक मशीन होती है जिसके अंदर एक्सरेस पार्टिकल और फिल्म प्लेट होती है। तो जो आपका ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट जो भी लो, उसको हॉरिजॉन्टल तौर पे प्रेस करवाया जाता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन है किस हद तक एक्सीड कर चुकी है, या वो कितनी है, या आपको है भी या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो इससे चेक कर ली जाती हैं। फिर थर्ड मशीन जो कि बहुत कॉमन है हमारे, अल्ट्रासाउंड, कि आप अल्ट्रासाउंड करा के भी हमें पता चल जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। एंड देन वास्ट स्टडी MRI, तो रेडिएशन से भी हमें पता चल जाता है कि है या नहीं है। तो अब ये सारी तो टेक्निक्स हो गई, जब आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो करते हैं आपको, ठीक है, या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको रेफर करते हैं। लेकिन फॉर गर्ल्स कि आपकी सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से होनी चाहिए, या सेल्फ एग्जाम आप किस तरह से कर सकते हो, तो इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने ब्रेस्ट को होल्ड करें, देन उसको 3 डायरेक्शन, ठीक है, जैसे 3 डायमेंशनल इमेज हम देखते हैं कि वो तीनों तरफ से होता है, बिल्कुल सेम, लाइक कि आप उससे ऊपर से फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे को प्रेस करें, देन लेफ्ट साइड से और देन राइट साइड से उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उन्हें प्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप उन्हें 3 पैटर्न्स में प्रेस करेंगी, आपको अगर वो पेशेंट हुई ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन्हें एक तो पेन फील होगी, उसके अलावा आपको जो है वहां पे कोई गिल्टी टाइप अनयूजुअल थिंग कुछ भी इस तरह का महसूस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल होंगी, आपको ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा, तो आप जिस तरह से मर्जी उन्हें रोटेट करें या कुछ भी करें, तो आपको कोई पेन फील नहीं होगी, कोई भी अनयूजुअल मैस वगैरह आपकी बॉडी के अंदर आपको नहीं फील होगा। तो इसको हर 3 माह के अंदर लाजमी अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया करें घर पे, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपको कोई छोटी मोटी चीज महसूस होती है या थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस या पेन फील होता है, तो आप फौरन आपने जो है वो डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं अपना प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो पहले कर सकते हैं जब तक वो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन जब वो कैंसर का शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर आपको पता है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है सच। तो अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। कोई भी जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं या आप लोग हो, डाइटिशियन हो, कोई भी है, तो आपके पास हर चीज का एक सोल्यूशन होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट आप ब्रेस्ट कैंसर को डील कर रहे हो, आप डाइटिशियन हो तो आपको